अस्सलाम वालेकुम। जो एक सीरीज़ चल रही है लीगल एजुकेशनल वीडियोस की, उसमें मैंने आगे भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। उसी सीरीज़ के अंदर, उन्हीं वीडियोस के अंदर ये एक नया एडिशन है, और जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड केसेस हैं हमारे मुल्क में, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो कि सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स या लॉयर्स या जो एक टीचिंग फ्रेटर्निटी होती है, लीगल टीचिंग फ्रेटर्निटी, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर सिटीजन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लस हमारा जो लॉ गैट एग्ज़ाम है, ये केसेस उसके अंदर भी खासी अहमियत रखते हैं। तो आज हम जिस केस को डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ मौलवी तमीज़ुद्दीन केस। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक, इसमें आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि पाकिस्तान जब बना 1947 के अंदर, तो पाकिस्तान का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था उस वक्त पे जब पाकिस्तान बना। और कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक पिलर नहीं, मेरी नज़र में सबसे मेजर एलिमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है किसी भी मुल्क का, उसके स्ट्रक्चर के लिए। अगर हम इसको इस सेंस में देखें कि अगर एक कंट्री एक इंसान है या एक लिविंग बीइंग है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ऑर्गन जिसकी वजह से वो लिविंग बीइंग ब्रीथ कर रही है। तो ये बड़ा मेजर एक एलिमेंट है। हुआ ये कि जब पाकिस्तान बना तो इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो उस टाइम पे इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कुछ अमेंडमेंट्स करके उसी को अडॉप्ट कर लिया। जब उसको अडॉप्ट इन्होंने किया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, उसमें आपके जो लोग बैठते हैं असेंबली में, वो आपके लेजिस्लेटर्स होते हैं। लेजिस्लेचर के अंदर वो बेसिकली फॉल करते हैं, और उनका काम होता है कानून बनाना। और इन्हीं की ही ड्यूटी थी कि इन्होंने फर्दर जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको बनाना है। उस टाइम के ऊपर गवर्नर जनरल, अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, और जो उस टाइम पे एट दैट पॉइंट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। अब हुआ ये कि जो अडॉप्ट किया विद अमेंडमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसी का आर्टिकल 10 ये कहता था, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग। और जब मैं इन केसेस को पढ़ता हूँ ना, तो ये इट इज़ इसकी जो एक एसेंस है वो इस तरह थी जैसे एक चेस की गेम नहीं होती, स्ट्रैटेजीज चेस। आई मीन, एक लिफ्ट करना, किसी को अपलिफ्ट करना, किसी के नीचे से मैट को खींच लेना। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक चेस की गेम की तरह का ये केसेस को जब हम समझते हैं तो आपको उसमें सीखने को चीज़ें मिलती हैं। अगर सीखने को, मैं नेगेटिव वे में नहीं कह रहा, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी कह रहा हूँ। आर्टिकल 10 ये कहता था कि गवर्नर जनरल जो है वो प्राइम मिनिस्टर को सैक कर सकता है। अब हुआ ये कि उस टाइम के एट पॉइंट जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद, उन्होंने उस आर्टिकल 10 का इस्तेमाल करते हुए उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन को सैक कर दिया। अच्छा, अब जब उनको सैक कर दिया तो ऑब्वियसली एक नया प्राइम मिनिस्टर आना था। अब जो नया प्राइम मिनिस्टर आया, उनका नाम था मोहम्मद अली बोगरा। और इंटरेस्टिंगली जो अगर आप उनका करियर कहें या आप उनका एक्सपीरियंस कहें, जो प्राइम मिनिस्टर आए मोहम्मद अली बोगरा साहब, दैट वाज रिलेटेड टू आपका फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी। उसकी रीज़न क्या है कि वो इससे पहले पाकिस्तान के सफ़ीर थे। ही वॉज द एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू द अमेरिका, टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मोहम्मद अली बोगरा साहब जब आए तो उनको एक बात खटकी। उन्होंने इस बारे में सोचा, और राइटली सोचा होगा ऑब्वियसली। सोचा ये कि ये ना हो कि मैं अगला ख्वाजा नाजिमुद्दीन बन जाऊं, कि फिर आर्टिकल 10 के तहत मुझे भी सैक कर दिया जाए। तो मोहम्मद अली बोगरा साहब ने आते ही 2 अमेंडमेंट्स की, जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल डाला उसमें और एक आर्टिकल निकाला। तो उन्होंने आते ही आर्टिकल 10 को निकाला। आर्टिकल 10 वो था जो कि पावर देता था गवर्नर जनरल को प्राइम मिनिस्टर को सैक करने की, तो उन्होंने वो आर्टिकल ही निकाल लिया। और उन्होंने आर्टिकल 223A डाला। उसने ये किया, उसको इस्टेब्लिश करने से ये हुआ कि उस आर्टिकल ने कोर्ट्स की रिट ज्यूरिसडिक्शन को इस्टेब्लिश किया, डिटर्मिन किया। लेकिन इस पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अमेंडमेंट्स जो उन्होंने की, इसके ऊपर असेंट नहीं आया गवर्नर जनरल का, जो कि गुलाम मोहम्मद थे।
और उन्होंने इस पे असेंट अपना नहीं दिया। इंटरेस्टिंगली अगर हम कहें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम और जो प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद अली बोगरा, उनके बीच एक डिस्प्यूट अराइज हो गया। जब डिस्प्यूट अराइज हुआ तो गवर्नर जनरल ने असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसको डिसॉल्व कर दिया और नए मिनिस्टर्स इंडक्ट करके कैबिनेट फॉर्म कर दी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको देखें कि जो उन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इससे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करने से पहले उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे मौलवी तमीजुद्दीन साहब, और मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने बेसिकली इसको फिर आगे से फर्दर इसके अंदर जो उनकी रेलेवेंस है वो बढ़ती जाएगी। वो इस तरह के मौलवी तमीजुद्दीन साहब प्रेसिडेंट थे और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो आपके गवर्नर जनरल थे उन्होंने डिसॉल्व कर दिया और नए मिनिस्टर्स इंडक्ट कर लिए। तो मौलवी तमीजुद्दीन साहब ने जो बोगरा साहब ने अमेंडमेंट्स की थी, उन एक अमेंडमेंट के अंडर जो उन्होंने एक सेक्शन 20 डाला था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस टाइम पे, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप कह लें, जो डाला था उन्होंने एक अमेंडमेंट जो उन्होंने की थी, उसके मुताबिक उन्होंने 2 रिट फाइल की, 2 रिट पिटिशंस की इन द सिंध चीफ कोर्ट, एक मैंडेमस और कोवरंटो। जो पहली रिट उन्होंने की वो थी असेंबली की बहाली के लिए। जो दूसरी रिट उन्होंने फाइल की थी दैट वाज, अगर हम मोर और लेस उस पर बात करें, वो थी इंडक्शन ऑफ न्यू मिनिस्टर जो कैबिनेट में डाले थे कि किस मेरिट पे, किस हैसियत पे और किस तरीके से उनको किस तरह से डाला गया है उस कैबिनेट के अंदर। सिंध चीफ कोर्ट ने इनको सुना और इनको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि वो जो 2 अमेंडमेंट्स हुई थी वो वैलिड थी, और उन्होंने कहा कि उस पर गवर्नर जनरल का जो असेंट था वो नहीं चाहिए था, और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसको डिसॉल्व जो किया गया वो भी ठीक नहीं था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आई थी एक चीज, एक एक्ट करने, एक स्पेसिफिक काम करने। वो स्पेसिफिक काम 2 थे। उसमें पहला एलिमेंट क्या था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाना है। तो ये जिस काम के लिए आए, जब तक ये वो काम करते नहीं है तो आप इन्हें डिसॉल्व नहीं, आपने इनको डिसॉल्व किस तरह किया, और डिसॉल्व नहीं कर सकते। खैर, उसके अंदर फिर ये हुआ कि गवर्नर जनरल और उनकी जो न्यूली इंडक्टेड कैबिनेट के कुछ लोग थे, दे वेंट टू दी फेडरल कोर्ट, जो कि अब हम जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उस टाइम के ऊपर उन्होंने वहां पे अपील फाइल किया, और अपील जो वहां पे जस्टिस मुनीर थे, जस्टिस मुनीर ने उन अपील्स को अलाउ किया, और अपील्स को अलाउ करके उन्होंने जिन ग्राउंड्स के ऊपर अगर हम कहें कि जिन ग्राउंड्स को मद्देनज़र रखा गया, जो चीज़ डिस्कस की गई वो ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान को, उसको अडॉप्ट किया था एज एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें गवर्नर जनरल का असेंट चाहिए होता है कानून पास करने से पहले। तो फेडरल कोर्ट के मुताबिक जो मोहम्मद अली बोगरा साहब द प्राइम मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जो 2 अमेंडमेंट्स की, उन 2 अमेंडमेंट्स के ऊपर असेंट नहीं किया गवर्नर जनरल ने। अब जब गवर्नर जनरल ने असेंट नहीं किया तो वो कानून पास हुआ ही नहीं, और जब कानून पास हुआ ही नहीं तो वो कानून लागू कैसे होगा। तो उन्होंने जो इस पे फैसला सुनाया और उनकी अपील अलाउ की, उन्होंने ये कहा कि जो सिंध कोर्ट थी, जो सिंध चीफ कोर्ट थी, उसके पास तो फिर ज्यूरिसडिक्शन बनता ही नहीं था इस केस को सुनने का, फिर जो उन्होंने फैसला दे दिया, क्योंकि रिट की ज्यूरिसडिक्शन जो थी वो अमेंडमेंट के थ्रू डाली गई, और उस अमेंडमेंट के ऊपर चाहिए था अकॉर्डिंग टू दी फेडरल कोर्ट, एंड उसमें ग्राउंड उन्होंने बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के गवर्नर जनरल का असेंट। तो जब गवर्नर जनरल का असेंट हुआ ही नहीं तो वो तो कानून ही नहीं पास हुआ जिस कानून के अंडर आपने कार्रवाई की। तो उन्होंने अपील्स को अलाउ करते हुए जो अमेंडमेंट्स थी मोहम्मद अली बोगरा साहब की, उनको सेट असाइड कर दिया, और इसको उन्होंने